हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन फेवरेट चैनल बटनी रईस। मैं दिव्या कवाट्रा, आप सभी की होस्ट, दोस्त एंड एजुकेटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कोर्स में, दैट इज़ फॉर वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व भूगोल। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे हैं एंड खूब जमकर तैयारी कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो आज के लेक्चर पर हम लोग बात करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कल का टॉपिक जो था, पिछली क्लास का जो टॉपिक था उसी को हम आगे लेकर जाएंगे और उसी को और बेहतर तरीके से समझेंगे और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको देखते हुए। और फिर आज के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने अपक्षय, अपर्दन, जो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस हमने समझे थे, अंतर्जनिक बहिर्जनिक जो फोर्सेस समझे थे, उन्हीं को आगे और डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े उससे पहले हमारे नए साथियों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपके एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड एज यू कैन सी हियर आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑलराइट, ओके। एंड ऑल्सो पिछले लगभग 5 सालों से मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज़ पीएसआईआर प्लस ज्योग्राफी। I'm also an ex-faculty of Bhartiya Ashram as well as an ex-faculty of Unacademy. Alright, चलिए, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए एंड अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर पर। और उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम दिया गया था जो कि ये था कि आपकी भटनी आईएएस टीम द्वारा जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है प्रेप टुडे, है ना। क्या नाम है? प्रेप टुडे, जो कि हाल फिलहाल एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काम कर रहा है, जिसमें आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और बाकी की भी हम धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। ऑलराइट, सो टॉप फैकल्टी आपको इसमें प्रेजेंटेड है ऑलरेडी और आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसमें सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा बेनिफिट उठाना है इन सभी लेक्चर्स का जो भी आपके सब्जेक्ट्स यूज़फुल हैं। ऑलराइट, ओके। और अपने बाकी साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दें इसको ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो क्लास एंड होते ही आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज के टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हम देख रहे थे, हमने समझा था कि ये फोर्सेस क्या हैं और अब इनके प्रकार देखेंगे कि किस किस तरह से ये काम करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ऑलराइट, चलिए, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये रहेगा, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और क्या क्या टॉपिक थे जो हमने कवर किए थे। ऑलराइट, तो हमने स्टार्ट की थी जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। हमारा टॉपिक जो था वो जियोमॉर्फोलॉजी हमने शुरू किया, भू आकृति विज्ञान जो है उसको शुरू किया था हमने। और भू आकृति विज्ञान की बात करें, अंग्रेजी भाषा का शब्द जियोमॉर्फोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्थल रूपों का अध्ययन करना। क्या होता है? स्थल रूपों का अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत हम ग्लोब के स्थल मंडल के जितने भी उच्चावच हैं, उनके निर्माणक प्रक्रम हैं, मानव के साथ अंतर सह संबंध है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। किस तरह से ये क्रिएट हुए, क्या क्या एक्शंस लगे और इसी तरह के चेंजेस क्यों आए और जो वर्तमान चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। और ऑल्दो इसको जो अध्ययन था वो तो बहुत पुराना, ग्रीक, यूनान, मिस्र आदि में 500 ईस्वी पूर्व से चल रहा है, लेकिन आधुनिक रूप से अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में ही इसका विकास हुआ है मुख्य रूप से। 1945 में R.E. हार्टन द्वारा जलीय उत्पत्ति वाली अफवाह बेसिन की जो विशेषताएं हैं वो देखी गई और जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी प्रॉपर तरीके से की गई। 1945 R.E. हार्टन इन द मॉडर्न टाइम्स, 20th सेंचुरी में। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये जियोमॉर्फोलॉजी है क्या। तो कुछ इस तरह के अध्ययन होता है कि भाई यहाँ पर स्थल मंडल है, ऊपरी प्रवार है, हमारा महाद्वीपीय भूपटल है, महासागरीय भूपटल है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना कि भाई ये उठा है तो क्यों उठा है, कोई धसा है तो क्यों धसा है ना।
क्या क्या प्रक्रियाएं थी जो ऐसी लगाई गई इन पर जिससे इनमें बदलाव आया। तो कोई भी पीस ऑफ लैंड पर जो भी स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन, उन सभी चीज़ों के प्रोसेस का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है, भू आकृतिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, भू आकृतिक अध्ययन हो रहा है। चलिए, तो परिभाषाएं अलग अलग हमने देखी थी कि वॉरचेस्टर के अनुसार, थानबरी के अनुसार बहुत सारे जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, वो दी गई थी। जैसे वॉरचेस्टर कहते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है, और थानबरी कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इनमें अंतःसागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया जाता है ना। स्ट्रॉलर ने एक अलग परिभाषा दी थी, एल ब्लूम ने अलग परिभाषा दी थी। हमने सभी की जो डेफिनेशन है वो देखी थी और देखा था कि मेंस में ये लिखने में बहुत हमारे काम आएंगे। तो जो पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, हमने जो पृथ्वी पर उच्चावच हैं उनको 3 प्रकार में विभाजित किया था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, है ना। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी जो थी, इनमें हमने डिवाइड किया था, जिसमें प्रथम श्रेणी में के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन थे। ठीक है, प्रथम में क्या था? महाद्वीप महासागरीय बेसिन। द्वितीय श्रेणी में पर्वत पठार झील। ठीक है, और तृतीय श्रेणी में सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद एटसेट्रा। तो इस प्रकार 3 जो प्रकार हैं उसमें हमने उच्चावचों को डिवाइड कर दिया। अब भू आकृति विज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं, इनके अंतर्गत उपयुक्त 3 प्रकार के स्थलारूपों को शामिल किया जाता है। 3 प्रकार की श्रेणियां जो हैं वो शामिल इसमें होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने समझा था कि व्यवहारिक भू आकृतिक विज्ञान या पर्यावरण भू आकृतिक विज्ञान का क्या लॉजिक है। तो भू आकृतिक विज्ञान के 19वीं सदी में स्वतंत्र शाखा के रूप में एस्टैब्लिश किया हमने कि जियोग्राफी में एक ऐसी भी स्टेम है, एक ऐसी भी ब्रांच है जिसमें इस चीज़ को स्टडी किया जाता है, जिससे उसका विषय क्षेत्र बढ़ता गया। और आज के समय में इसका अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। 1980 के दशक में प्रगतिशील इस विषय का प्रारंभिक जो आज का वर्तमान स्वरूप है वो सतही संरचना को स्पष्ट करने के लिए था कि सरफेस पर अर्थ के क्या क्या पाया जा रहा है, उन चीज़ों को स्पष्ट किया जाए, मानव से सहसंबंध उसका अध्ययन क्या है उसका अध्ययन किया जाए, और कैसे इस चीज़ को उपयोगी बनाया जा सकता है इसको समझें, है ना। तो ये था कि व्यवहारिक रूप से हम इस चीज़ को आगे लाएं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो प्रसिद्ध अमेरिकन थे भू आकृतिक वैज्ञानिक पावेल डटन गिलबर्ट जो थे, अलग अलग नाम है, पावेल अलग है, डटन अलग है, गिलबर्ट अलग है। ठीक है, पावेल, डटन, गिलबर्ट अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के अधीन पश्चिमी क्षेत्र के विकास के लिए ये सर्वेक्षण जारी किया। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी किया, किस तरह से विकास करने में ये मदद हमें कर सकते हैं। इसी प्रकार हर्टन आधुनिक मात्रात्मक जो भू आकृतिक विज्ञान के संस्थापक माने गए। ठीक है, आधुनिक मात्रात्मक भू आकृतिक विज्ञान का संस्थापक कौन है? हर्टन। 1930 में उत्पन्न धूलीय तूफान की स्थिति के उत्पन्न होने से मृदा संरक्षण की दिशा में जो कार्य करने वाले विद्वान थे, उन सारे विद्वानों ने क्या किया, एक साथ भू आकृतिक विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को समझना शुरू किया था, है ना, कि भाई किस तरह से ये चल रहा है, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, उसको रोका कैसे जा सकता है, और एकदम से इतनी सारी धूल कैसे उड़ सकती है, इनको बांधा क्यों नहीं गया है, ये अपने जगह पर स्टेबल क्यों नहीं है। इन तरह की चीज़ों की जो अध्ययन है वो शुरू हो गए, और फाइनली जियोमॉर्फोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हो गया। ठीक है, अब जियोमॉर्फोलॉजी हर चीज़ से डील करता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की संरचना तक। ठीक है, उत्पत्ति से संरचना। अब संरचना सिर्फ पृथ्वी की आंतरिक नहीं है, आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों है। उत्पत्ति और संरचना की बात करते हैं, और संरचना भी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की देखी जाती है। तो उत्पत्ति की हमने बात की थी कि भाई जो आस्तिद बफन थे, उन्होंने 1749 में प्रतिपादन कर दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या थियरीज हैं, जिसको 2 प्रकार की संकल्पनाओं में इन्होंने बांट दिया था, जो कि था अद्वैतवादी परिकल्पना और द्वैतवादी परिकल्पना। राइट, अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना जो है इसमें थी।
अब अद्वैतवादी परिकल्पना में कांट की गैसीय परिकल्पना थी, ये हमने देखी थी। फिर इसी तरह से जो द्वैतवादी परिकल्पना है उसमें हमने टाइडल जो थियोरी है, ज्वारीय परिकल्पना देखी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन थियोरीज के। और फिर हमने देखा कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, अर्थ का जियोलॉजिक हिस्ट्री क्या है। रेडियो सक्रिय पदार्थों में देखा जाए तो मैडम क्यूरी और रदरफोर्ड ने तो 2 से 3 अरब वर्ष पुराना बता दिया पृथ्वी को। लेकिन हम देखते हैं कि जो निर्माण है, अरावली का निर्माण है, धारवाड़ का निर्माण है, जो प्री कैम्ब्रियन काल में बने हुए हैं, जो कैम्ब्रियन काल में बने हुए हैं, इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो 2 से 3 अरब वर्ष जितने तो एज पृथ्वी की हमें नहीं लगती है, इससे बहुत ज़्यादा पुरानी है ना। तो प्राचीनतम अवसादी शैलें हैं जो विंध्याचल पर्वतमाला, उनका निर्माण हुआ। क्रिटेशियस पीरियड था, ट्रायसिक युग था, ठीक है, सिनोज़ाइक काल था, ट्राइज़ाइक काल था। ये सारी चीज़ें हमने देखी और किस तरह से ये हमारी जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित करती हैं, ये हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक रिपीटिशन था ताकि आप सभी इसको कोरिलेट कर पाएँ, है ना। तो 1921 में अल्फ्रेड वेगनर ने जो संपूर्ण विश्व की जलवायु संबंधी जो सिद्धांत दे दिए थे, जिसमें पैंजिया था, पैंजिया अलग हो गया था, फिर बहुत सारे विभाजन हो गए थे। और विभाजन होकर क्या है, भूपटल जो है उसके नीचे जो अनुपटल चलता है उसमें जो स्थलखंड है उसको हमने बांटा 1926 में। हेस ने, हैरी हेस जो थे, उन्होंने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दिया और उसमें क्या किया, 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों में पूरे भाग को विभाजित कर दिया था। किसने? हैरी हेस के प्लेट विवर्तनी की थियोरी में। और जिसमें हमने ये देखा कि इस तरह की प्लेट्स जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन है, फिलिपीन है, जॉन डे फुका प्लेट है, पैसिफिक है, कोकोस है, नस्का है, साउथ अमेरिकन, कैरिबियन, अरेबियन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडियन, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉशिया एट्सेट्रा। बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं, 20 छोटी प्लेट्स हैं, 7 बड़ी प्लेट्स हैं। 7 बड़ी प्लेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हमने प्लेट्स स्टडी की, यूरेशियन, अमेरिकन और अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, आर्कटिक प्लेट, सॉरी आर्कटिक प्लेट नहीं है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये 7 प्लेट्स जो हैं हमारे पास बनी, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, number 4, number 5, number 6 and finally number 7। अब आप कहेंगे ये भी है, ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है। हम कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात कर रहे हैं, महाद्वीपीय प्लेट की बात कर रहे हैं। ये महासागरीय प्लेट है, यहाँ पर देखिए, महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। इसलिए इसको इन 7 में काउंट नहीं कर रहे हैं हम। बाकी जो हैं ये 7 प्लेट्स मेजर प्लेट्स हैं और छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर आपको बाकी दिख जाएंगी। जैसे कैरिबियन एक छोटी प्लेट है, नस्का एक छोटी प्लेट है, स्कॉशिया प्लेट छोटी प्लेट है, कोकोस प्लेट छोटी प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है छोटी प्लेट। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, ये हमारी प्लेट्स। और फिर हमने अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में समझा, किस चीज़ का कब निर्माण हुआ, कैसे भूपरपट्टी का निर्माण हुआ, सियाल, सीमान, नीफे को एक बार हमने फिर से रिवाइज किया। और फिर आए हम चट्टानों पर कि जो सरफेस है उस पर क्या है। सरफेस पर चट्टाने हैं, सरफेस पर जो चट्टाने हैं वो 95% भूपरपट्टी चट्टानों से ही बनी हुई है हमारी, है ना। 2000 अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, जिसमें 12 खनिज ऐसे हैं जो चट्टान बनाने वाले खनिज हैं। सिलिकेट जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था हमारा, है ना। तो पृथ्वी की जो सतह है वो सारी चट्टान और शैल से ही बनी है। तो वही पदार्थ हैं जो चट्टान शैल कहलाते हैं। हमने 3 प्रकार देखे थे चट्टानों के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, राइट। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों प्रकार को हमने आराम से समझा था कि आग्नेय शैल क्या है। आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान भी कहते थे, जिसमें आग्नेय शैलों में लोहा, मैग्नीशियम, सिलिकेट एटसेट्रा जो है हमको मिल रहा था। बेसाल्ट निकल रहा था, बेसाल्ट निकलने से जो आग्नेय शैल का निर्माण हो रहा था। लावा प्रवाह चलेगा, लावा इकट्ठा होगा, ठंडा होगा, चट्टान का निर्माण कर देगा, ठीक है। इसमें हमने लैंडफॉर्म्स भी देखे थे, हालांकि हम लैंडफॉर्म्स का चैप्टर अलग से करेंगे। अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इसको हम अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, छोटा सा एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरह से नीचे ये बेसोलिथ है,
एक कॉम्बिनेशन है जहाँ से लावा निकलना शुरू होता है, मैग्मा निकलना शुरू होता है, और बीच में जो रीजन्स वो क्रॉस करता है वहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाता जाता है। जैसे सिल है, अगर ऐसे लेटा है तो सिल है, ऐसे खड़ा है तो डाइक है ना। अगर एकदम पतली सी परत है तो शीट है। अगर इस प्रकार से बेसोलिथ जैसा एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर तो वो लेकोलिथ है। बेसोलिथ अंदर है, लेकोलिथ ऊपर है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो आग्नेय चट्टानें हैं वो बनती हैं। आग्नेय शैल बन जाती है जो कि हो सकता है वापस मैग्मा में तब्दील हो जाए या फिर अवसाद में बदल जाए, टूट कर बिखर कर। ठीक है, और ये अवसाद या तलछट में बदलती है तो अवसादी शैल बनती है, फिर जुड़कर अलग अलग धूल कण दूसरे मटेरियल्स इसके साथ जुड़ जाएंगे, और अगेन ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है कायांतरित शैल में, और कायांतरित शैल फिर से मैग्मा में। तो इस प्रकार का साइकिल चलता रहता है, और हो सकता है कि अवसादी शैल भी सीधा मैग्मा में चली जाए, कायांतरित में बदले ही नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली। कायांतरित शैल भी हो सकता है पहले अवसाद में बदले, फिर अवसाद से अवसादी शैल में, और फिर वापस मैग्मा में जाए। किसी भी प्रकार से चक्कर जो है वो चल सकता है, बस आग्नेय शैल का बनना जरूरी है क्योंकि ये ही प्राइमरी रॉक है, इसी से बाकी रॉक बनेंगे, है ना। प्राथमिक शैल आग्नेय शैल ही है, इसका निर्माण जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली और किसी का निर्माण नहीं हो सकता। आग्नेय शैल बनेगी, वो टूट कर बिखरेगी, तभी अवसादी बनेगी, और अवसादी से कायांतरित बनेगी। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, आग्नेय शैल का बनना, उसके बाद चेंजेस अलग अलग रूप से चल जाते हैं। चलिए, फिर हमने अवसादी चट्टानें समझी, कायांतरित चट्टानें समझी, और देखा कि सिर्फ अवसादी चट्टानें ही ऐसी हैं जिनमें हमें जीवाश्म मिल रहा था, है ना। ये फैक्ट हमने देखा था। फिर हमने एक टॉपिक किया भ्रंशन का। भ्रंशन समझा कि दो भ्रंशों के बीच में भ्रंशकाठी होती है, और जो उठला हुआ भाग होता है उसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। ठीक है, यहाँ होस्ट था, यहाँ ग्रेबन था, ये तो भ्रंश घाटी है, और ये जो उठा हुआ भाग है ये भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, चलिए, फिर हमने बात करी थी विवर्तनिक शक्तियों की, कि ये सारे जो चेंजेस आते हैं पृथ्वी के अंदर, ये चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस हैं, है ना। तो उनमें पहला जो फोर्स हमने देखा था वो देखा था विवर्तनिक शक्तियां, टेक्टोनिक फोर्स। ये देखा हमने सबसे पहला टेक्टोनिक फोर्स। पृथ्वी का धरातल हमने देखा असमान है, और इस असमानता के पीछे ये टेक्टोनिक फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर का लावा मैग्मा मूव करता है तो वो ऊपर की प्लेटों को हिलाता है। जब प्लेट्स हिलती हैं तो वो ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर को हिला देती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं, है ना। चलिए, फिर बात की हमने भू आकृतिक प्रक्रियाओं की, कि किन किन प्रक्रियाओं से ये बदलाव आ रहे हैं। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं हमने देखी थी, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, है ना। अंतर्जनित और बाह्यजनित, बहिर्जनिक। एंडोजेनिक, अंतर्जनिक क्या था, पृथ्वी के अंदर से बदलाव आना। ठीक है, प्लेट्स का मूव करना, भूकंप आना, और मैग्मा आना, वॉल्केनो हो जाना, ये आंतरिक जो बदलाव है पृथ्वी के अंदर आते हैं, ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। ये क्या करते हैं, बाहर पृथ्वी को उठाते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स हैं बाहर के फोर्सेस, जैसे कि पानी, हवा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये पृथ्वी के बाहर के वातावरण के फोर्सेस हैं। ये क्या करते हैं, पृथ्वी के बाहर से इन चीज़ों पर एक्ट करते हैं। तो जो एंडोजेनिक फोर्स ने उठाया था ये इसको वापस समतल करने में लगे रहते हैं। हाँ, अब एंडोजेनिक कैसे काम करते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा। जब हमने भूकंप का टॉपिक समझा तब भी हमने देखा, जब हमने थोड़ा बहुत वॉल्केनो समझा तब भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो इंटरनल चेंजेस है, प्लेट टेक्टोनिक्स में भी हमने देखा कि वो बाहर पृथ्वी के चेंज लाते हैं। पर्वत पठार का निर्माण किया था हमने, है ना, एंडीज पर्वत श्रेणी बनी थी, वॉस्टेस बना, हिमालयास बना, ये सब क्या था, एंडोजेनिक प्रक्रिया थी, आंतरजनिक प्रक्रिया थी। अब हम समझते हैं बहिर्जनिक प्रक्रिया क्या है। अंतर्जनिक तो हमने समझी है, बहिर्जनिक को थोड़ा सा देखेंगे। तो धरातल पर जितने भी हमको चेंजेस दिख रहे हैं वो दो बल की वजह से हैं, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल।
अंतर्जनिक शक्तियां तो धरातल को उठाती रहती हैं और बाह्य शक्तियां लगातार इसको समतल करने में लगी रहती हैं। ठीक है, तो बाह्य जो शक्तियां हैं उस पर हम बात करते हैं। अनाच्छादन किस प्रकार से होता है, तो बहिर्जनिक जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या क्या है? अपक्षय है, वृहत क्षरण है, संचलन है, अपर्दन है, परिवहन है, एटसेट्रा, जो क्या करती हैं? धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हट जाता है, इसे ही अनाच्छादन कहते हैं। क्या हो जा रहा है? जो हमारा स्ट्रक्चर है, धरातल की जो चट्टानें हैं, मतलब ये चट्टान थी तो इसका सबसे ऊपरी आवरण हट जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगी, इसके ऊपर का हिस्सा सारा हट जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अपक्षय की बात करते हैं। अपक्षय वेदरिंग है। अपक्षय उस यांत्रिक या रासायनिक या जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण क्या होता है? शैल जो होती है वो एक ही स्थान पर टूटती फूटती और अपघटित रहती। मतलब क्या हो रहा है कि ये चट्टान थी, इस पर टेम्परेचर, प्रेशर, पानी, हवा सब ने एक्शन किया, तो ये क्या हुआ? धीरे 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 यहाँ बिखरने लगी और इसका अवसाद इसके पास यहाँ इकट्ठा होने लगा। कहीं जाना नहीं है इसको, जहां थी वहीं पर टूटकर बिखरे जा रही है। ठीक है, कहीं मूव नहीं करना है, कुछ कर नहीं रही है, जहां है वहीं बाह्य एक्शन से टूटकर बिखरती जा रही है। अपक्षय वेदरिंग। ठीक है, अब वेदरिंग का रिजल्ट क्या है? हमारे पास अवसाद बन गया है। ये जो छोटे छोटे कण हैं ये क्या है? अवसाद, सेडिमेंट ही तो है ना? तो इसका आउटकम क्या होता है कि हमारे पास अवसाद बन जाता है, सेडिमेंट की उत्पत्ति हो जाती है। अब सेडिमेंट बन गया, अपक्षय से, वेदरिंग से सेडिमेंट बन गया। कैसे बना जरा देखें इसको। ये लो, क्या हो रहा है? अपनी ही जगह पर टूट कर यहीं पास में बिखर गया। अब इसने किसका रूप ले लिया? अवसाद का रूप ले लिया। ये और टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा और बिल्कुल छोटे अवसाद में बदल जाएगा। इसी प्रकार और पत्थर इससे टूटेंगे और अवसाद इकट्ठा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या हो रहा है? अपक्षय यानी कि वेदरिंग हो रही है। अब ये चीज देखिएगा, ये आपको समझ में आ रहा है ये एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, पानी के एक्शन की वजह से जो मिट्टी है वो इरोड होती जा रही है। ठीक है, इस पर वापस आएंगे और समझना क्या हुआ है इसमें। ठीक है, अपक्षय जो है निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा हम समझ सकते हैं कि अपक्षय कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अपक्षय के लिए 3 चीजें हमारे पास: अपशल्कन, संकुचन विस्तारन, हिमकरण और तुषार वेड़ी। ठीक है, क्या चीजें हैं ये, इसको समझते हैं आराम से। पहले बात करते हैं श्रिंक एंड एक्सपेंशन की। श्रिंक एंड एक्सपेंशन कैसे होता है? शैलों में जो खनिज मौजूद हैं, शैल है उनमें खनिज है। अब क्या होता है कि तापमान कभी बढ़ जाता है तो खनिज फैलने लगते हैं। एक अंडे को इमेजिन कीजिएगा, छोटा सा अंडा है, सामान्य रूप से पड़ा है, लेकिन जब इसमें बर्थ होने लगता है, मानो इसमें एक चिड़िया ने जन्म ले लिया है, अब वो चिड़िया क्या है? बड़ी हो गई है, प्रॉपर तैयार हो गई है, तो उसको बाहर आना है। छोटी थी, समय दर समय ग्रोथ हो गई, बड़ी हो गई, बाहर आना है तो वो क्या करेगी? अपने इस बाहरी शेल को तोड़कर बाहर आ जाएगी। सही है, इसको तोड़ेगी और इसमें से बाहर आ जाएगी। ऐसे ही इमेजिन करना कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक खनिज है, ये उम्र साइज में बड़ा वैसे हो गई, तो खनिज में क्या होता है? तापमान बढ़ने से पिघलेगा और फैलेगा, तो इसमें फैलाव आएगा। जब इसमें फैलाव आएगा तो इसको भी तो जगह बनानी पड़ेगी ना, बाकी चीजों को खिसकाना पड़ेगा अपने आसपास के, ताकि इसको स्पेस मिल सके फैलने का। जब ये बाकी चीजों को खिसकाएगा तो अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? तनाव उत्पन्न होगा। तनाव उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? क्रैक उत्पन्न होंगे। क्रैक उत्पन्न होंगे तो ये टूट जाएगा, टूटकर इसके अवसाद बिखर जाएंगे, और तापमान कम हो जाए तो ये एकदम से सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा
तो अंदर क्या है, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। स्पेस क्रिएट होगा तो वो पत्थर अंदर की ओर ग्रेविटी की वजह से जाने की कोशिश करेंगे, और अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो बाह्य स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे, वो फिर से टूट जाएगा और फिर से क्या होगा, अपक्षय हो जाएगा। सही है, एग्जैक्टली तो ये क्या है, श्रिंक एंड एक्सपेंशन, संकुचन और विस्तारण के माध्यम से क्या होना, वेदरिंग या अपक्षय का होना। ठीक है चलिए, दूसरी जो चीज है, हिमकरण व तुषार वेडिंग, फ्रीजिंग एंड फ्रॉस्ट वेडिंग। ये क्या होता है कि शैलों की दरारों में पानी भर जाता है। अब तापमान जब गिरा तो ये पानी जो है बर्फ की तरह उसमें तब्दील हो जाता है और जम जाता है, एकदम ठोस बन जाता है। और जब हिम बनता है, फ्रीजिंग होती है, तो आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, जो कि शैलों पर दबाव डालता है। ठीक है, आप जानते हैं ना, पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये प्रेशर डालता है, चट्टानों पर प्रेशर डालता है तो दरार आती है, टूट जाता है। ये क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेदरिंग या अपक्षय का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपक्षय के प्रकार। अब अपक्षय दो प्रकार के हो सकते हैं। वेदरिंग जो है दो प्रकार से हो सकती है, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। ठीक है, क्या है, रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय, दोनों को समझते हैं। केमिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय जो है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम, कि नमक की एक डली है, अगर आपने उसको किसी आर्द्र स्थान पर रख दिया, यहाँ थोड़ा पानी गिरा हुआ था, आपने इसके ऊपर नमक रख दिया, अब ये क्या होगा, पिघल जाएगा, नमक इसमें घुल जाएगा और खत्म हो जाएगा, आप नमक का अंश नहीं देख पाएंगे इसमें। ठीक है, अब लोहे को खुले में आर्द्र स्थान पर रख दो तो उस पर जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। अब ये क्या है, केमिकल प्रोसेसिंग है। नमक पानी के साथ रिएक्ट करके, उसमें H2O के साथ रिएक्ट करके NaCl मिक्स हो जाता है। उसी प्रकार जो आयरन है वो भी H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इसमें जंग लग जाती है और ये बिखरना चालू हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया है। तो रासायनिक प्रक्रिया की वजह से क्या ये NaCl बिखर गया, बिल्कुल बिखर गया। सॉल्ट इज ऑल्सो अ रॉक, यू नो दैट राइट, सॉल्ट भी एक रॉक है। तो आयरन जो है खनिज है, खनिज का रासायनिक प्रक्रिया बदलेगी तो वो चट्टान की बदलेगा, चट्टान की बदलेगी तो अवसाद क्रिएट होगा, वेदरिंग हो जाएगी, अपक्षय हो जाएगा। जंग लगने से ये क्या होता है, बिखर जाता है, मिट्टी हो जाता है, लोहा कुछ नहीं बचता जंग लगने के बाद। तो ये क्या है, रासायनिक अपक्षय का एग्जाम्पल है कि केमिकल कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की चेंज हो जाने की वजह से, जो रासायनिक उसकी संरचना है वो बदल जाने की वजह से जब अपक्षय जैसी परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या है, रासायनिक अपक्षय है। एग्जाम्पल भी देखा हमने। ठीक है, अब रासायनिक अपक्षय के भी कुछ प्रकार हैं। रासायनिक अपक्षय के अपने कुछ प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन या सॉल्यूशन क्या है, अब जो चट्टानों में मौजूद कई सारे खनिज जो होते हैं वो घुल भी जाते हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, पोटेशियम है, इस तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ऐसे खनिजों से संयुक्त शैल अपक्षयित हो जाती है। ये घुल जाते हैं, घुलते हैं और फैलते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपक्षय करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे खनिज। फिर आता है कार्बनेशन। कार्बनेशन क्या है, वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। ये अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। ठीक है, जैसे एसिड रेन आती है ना, देखते हैं, वो चूना जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है हमारा, वो पिघल जाता है बेचारा, एकदम नष्ट हो जाता है जब इस पे ये बारिश पड़ती है। जब ये
कार्बोनिक एसिड के संपर्क में आता है तो ये एकदम ही मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है, खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल है ये कार्बनेशन का। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त होती है वो कार्बन एसिड, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, जिससे बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं। थर्ड इसका प्रकार है जल यूजन, यानी कि हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे होता है? कुछ चट्टानें होती हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें होते हैं, ये क्या करते हैं, जल को सोख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी है कैल्शियम सल्फेट जैसे कंपाउंड्स की कि ये जल को सोख लेते हैं। ठीक है, अब जल को सोखेंगे तो आप सोचो कोई स्पॉन्ज है, वो इतनी सी है, लेकिन जल को सोखने के बाद वो एकदम मोटी और बड़ी बड़ी हो जाती है। हो जाता है कि नहीं? हम कोई भी खाने की चीज भिगो कर रखते हैं, वो फूल कर बड़े हो जाते हैं मोस्टली। चावल का दाना भिगो कर रख दो, दाल भिगो कर रख दो, वो थोड़ी सी बड़ी होने लग जाती हैं, है ना। चने भिगो कर रखते हैं, वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो ये क्या है, जल को जब कोई चीज सोखती है तो उसके अंदर हाइड्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ती है तो उसका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो फिर वो क्या करेगा, चट्टान पर फिर से प्रेशर डालेगा। अब चट्टान पर प्रेशर आएगा तो अगेन क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारे पास ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? लोहे पर जंग लगना तो ऑक्सीडेशन है। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होती है। क्या हो रहा है कि जब ऑक्साइड्स आकर अंदर मिल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया चेंज कर देते हैं, ऑटो रिएक्ट कर जाता है, जिससे पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है और नए कंपाउंड बनते हैं। नए कंपाउंड जो है वो चट्टान को फिर से तोड़ देते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हट जाना। ऑक्सीजन हटेगी तब भी कंपाउंड में चेंज आएगा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का आना, घुलन होना, रिडक्शन ऑक्सीजन का हट जाना। दोनों ही प्रोसेस में रासायनिक जो प्रोसेस है वो बदल जाएगा, रासायनिक जो संरचना है वो बदल जाएगी, तो चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये हुआ हमारा रासायनिक अपक्षय। क्या हुआ, रासायनिक अपक्षय। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर जो कि है भौतिक अपक्षय, फिजिकल विदरिंग। ठीक है, भौतिक अपक्षय की बात करें तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान, जो शुष्क हो रहा है तापमान या आर्द्र हो रहा है, परिस्थितियों में जो बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, वहां क्या था, केमिकल प्रोसेस चेंज हो रहा था, रिएक्शंस हो रही थी। यहाँ पर बाहर से तापमान लग रहा है, शुष्क परिस्थितियां हो गई, आर्द्र परिस्थितियां हो गई, गुरुत्वाकर्षण बल लग गया, बाहरी फोर्सेस लगते हैं। और इसी में आता है हमारे पास जैविक अपक्षय। अब जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न होने वाले अपक्षय को भौतिक परिवर्तन में खनिजों का स्थानांतरण होता रहता है। मानव क्रियाओं के लिए हम अलग अलग चीजों को इधर से उधर फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो मानवीय क्रियाएं भी क्या हैं, जैविक अपक्षय में सहायक होती हैं। केंचुए हैं, दीमक हैं, चूहे हैं, ये जीव द्वारा क्या है, बिल खोदने के द्वारा, बिल खोद कर ये क्या करते हैं, नई सतह का निर्माण कर देते हैं। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है अगर पेड़ की जड़ फैल रही है तो इस पत्थर को भेद कर इसके अंदर से निकल जाएगी, ये टूट जाएगा, है ना। ये क्या है, इनका प्रभाव। राइट, चलो फिर आती है कार्बनेशन प्रक्रिया। देखी थी हमने, कार्बनेशन प्रक्रिया क्या है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट खनिज के से प्रतिक्रिया चलती है। ये जल द्वारा क्या होता है, वायुमंडल और मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, इससे कार्बनिक अम्ल निर्मित होता है, जो क्या करता है, एक सक्रिय अम्ल की तरह घुल जाता है और कोई अवशेष ही नहीं छोड़ता। इससे चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत गुफाओं का निर्माण हो जाता है, नीचे से सारा शरण हो जाता है, गुफाएं बन जाती हैं, केव्स बन जाती हैं, पत्थर टूट जाते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब यह अपक्षय क्रिया की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, क्यों ये जरूरी है,
तो ये जो चट्टाने हैं जब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर क्या करती हैं, मृदा का निर्माण करती हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। छोटे छोटे टूटेंगी तभी तो सॉइल बनेगी। ठीक है, तो अपक्षय जो है चट्टानों में मूल्यवान खनिज जो होते हैं जैसे लोहा, मैंगनीज, तांबा, इनके संकेंद्रण में सहायक है, क्योंकि अपक्षय के कारण जो बाकी पदार्थों का निक्षालन हो जाता है और बचता क्या है, खनिज। एक जगह पर क्या इकट्ठा हो जाता है, खनिज हो जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अवसाद के रूप में टूटकर बिखर कर चली गई वहां से, बचा क्या, खनिज। तो संकेंद्रीकरण हो गया ना, संकेंद्रण हो गया, इनका एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। तो ये क्या है, अपक्षय का महत्व है। फिर आता है वृहत संचलन। वृहत संचलन में क्या है, शैलों का जो ये मलबा है छोटे या बड़े रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे आता जाता है, तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, और इसे ही वृहत संचलन कहते हैं। ढाल पर आ रहा है, अब पहले तो अपनी जगह पर गिरकर बिखर रहा था, अब अगर ढाल से आता है तो क्या है, वृहत संचलन है। तो वृहत संचलन की सक्रियता के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार का हटाना। मानो ये बड़ा पत्थर है, ये इस पत्थर के सहारे यहाँ पर टिका हुआ था, इसको हटा दूं तो ये सीधा नीचे रोल करता हुआ आएगा। अब ढाल की प्रवणता या ऊंचाई में बढ़ोतरी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगने लगता है। पदार्थों की खुद की प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण अति भार हो जाता है, इस पर किसी ना किसी प्रकार का भार पड़ जाए अगर, और इसका जो फोर्स है वो कम हो जाए कंपैरेटिवली, तो ये इसको क्रॉस करके ही आ जाएगा ऊपर से, है ना। यहाँ से इसका जोड़ कमजोर हो गया, इधर को फोर्स ज्यादा हो गया, आ जाएगा। समझ रहे हो। हाँ, तो अत्यधिक वर्षा, संतृप्त तथा ढाल से पदार्थ के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश प्रेशर डालती जा रही है, डालती जा रही है, डालती जा रही है, एक पॉइंट आएगा जब सारा प्रेशर एक साथ चल जाएगा। मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार का हटना। ढाल की सतह पर जो कोई पदार्थ थे वो हट जाएं तो ऊपर वाला सारा रोलिंग करता हुआ आएगा। ठीक है, विस्फोट तथा मशीनों का कंपन। अब कोई ये ऐसा रॉक था जो इससे जुड़ा हुआ था भूमि से, लेकिन इसमें इतनी कंपन हुई कि ये पार्टिकल सारे हिल गए तो इनका होल्ड जो है वो कमजोर हो गया। कमजोर होते ही इस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा था वो तेज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो तेज होते ही ये जो होल्ड है और कमजोर होने लगेगा और इसका खिंचाव ज्यादा होने लगेगा, और आखिर ये बॉन्ड जो है इनका टूट जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और फाइनली हम जो काम करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई, क्योंकि जो वनस्पति है वो इन चीजों को होल्ड किए हुए थी, अब वनस्पति हटा दी तो रास्ते में कोई रोकने वाला ही नहीं है। वो तो बैरियर की तरह काम करती थी, लेकिन आपने बैरियर हटा दिया तो अब इनको रोकने वाला कौन है, ये सीधा 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 चलते जाएंगे और आ जाएंगे नीचे तक, है कि नहीं। एग्जैक्टली तो ये क्या है, कारक है वृहत संचलन के, मास मूवमेंट के। किसके, मास मूवमेंट के। हाँ, फिर आती है हमारी तीव्र संचलन प्रक्रिया, रैपिड मूवमेंट होता है जो। तीव्र संचलन प्रक्रिया जो है आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर चलती है, जहां पर वनस्पति बिल्कुल कम होती है, तो ये बहुत तेज 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 खिसकना शुरू कर देती है। ठीक है, बहुत तेजी से जब खिसका जाए तो तीव्र संचालन कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये होता है। कई तरीके से हो सकती है, मृदा प्रवाह है, अर्थ फ्लो है, कीचड़ प्रवाह है, मड फ्लो है। ठीक है, देखो इस प्रकार का मड फ्लो है। अभी क्या बीच का रास्ता खाली हो गया, यहाँ वनस्पति होती तो ये इतनी तेज नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ से रास्ता खाली हो गया, सड़क बनाने के लिए आपने वनस्पति काट दी, वनस्पति काट कर आपने ये रास्ता तो क्रिएट कर दिया, अब इसको रास्ता मिल गया, ये ऐसे बाहर में आएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं, जान माल के नुकसान हो जाते हैं, है ना। ठीक है, ये क्या है, मड फ्लो। अर्थ फ्लो क्या होता है, संतृप्त चिकनी मिट्टी जो है पहाड़ों के ढाल से आती है, मतलब इस मिट्टी में जो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अवसाद नहीं होता। ठीक है, ये बस मिट्टी है जो यूं सांप की तरह रेंगती आती है। मृदा प्रवाह है, अर्थ फ्लो है। मड फ्लो में क्या होता है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं कीचड़ के साथ वो भी आ जाते हैं।
भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा के चलते ये सारे पदार्थ इसके साथ साथ मड फ्लो में आ जाते हैं। ये क्या है हमारा मड फ्लो। ठीक है, कीचड़ में कुछ नहीं है, ये पदार्थ नहीं होंगे, सिर्फ कीचड़ कीचड़ आता जाएगा। मतलब कीचड़ में क्या है, पदार्थ भी आ जाएंगे, और मृदा प्रवाह में क्या है, सिर्फ मृदा आती जाएगी अर्थ फ्लो के रूप में। ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं इसकी। इसके बाद एक चीज और आती है, मलबा अवधाव यानी कि अवलांश। ये तीव्र ढालों पर होती है, जिसमें मलबा यानी कि चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे आते हैं। यानी कि अभी तो क्या हो रहा था, कीचड़ प्रवाह आ रहा था, उसके साथ साथ थोड़े बहुत अवसाद भी आ रहे थे, चट्टाने पत्थर भी आ रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये तीव्र ढाल इतनी ज्यादा है कि कीचड़ से पहले ये पत्थर पहुंच जाते हैं। ये क्या है, एवलांश। तीव्र ढाल वाली क्षेत्रों पर होता है, ये है एवलांश। कहाँ भागेगा कोई, कहाँ जाएगा, दिस इज एवलांश। और मेनली ये ठंडे रीजन्स में होता है। एवलांश इज लाइक स्नो एवलांश मेनली। ठीक है, मेनली स्नो एवलांश होता है, बाकी कीचड़ वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, अपक्षय। अपक्षय प्लस वृहत संचलन, तीव्र संचलन, मास मूवमेंट हमने देखा। अब अपक्षय के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है अपर्दन। ठीक है, समझना इसको, अपक्षय जैसा ही है वो अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, जो अवसाद अपक्षय ने बनाया है वो वायु, पानी एटसेट्रा कारकों से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, फ्रॉम ए टू बी चला जाएगा इन एक्शंस की वजह से। ये इसका अवसाद का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, इरोजन या अपर्दन कहलाता है। पहले टूटा बिखरा अपक्षय हुआ, बिखर कर वहां से ट्रांसफर होगा, अपर्दन होगा। अब कहीं जाएगा तो वहां इकट्ठा भी होगा, कहीं जाकर इकट्ठा भी होगा। इकट्ठे होने को क्या कहेंगे, निक्षेपण, डिपोजिशन। ठीक है, इसके इकट्ठे होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, निक्षेपण, डिपोजिशन। पानी चल रहा है, ये मिट्टी यहां से इसका क्षरण हो रहा है, ये नीचे जाकर इकट्ठी हो जाएगी, ये इसका क्या बन जाएगा, डिपोजिशन। अवसाद का निर्माण हो रहा है, अवसाद ट्रैवल करके नीचे जा रहा है, यहां पर इकट्ठा हो रहा है। अपक्षय, ट्रैवलिंग अपर्दन, इकट्ठा होना निक्षेपण, डिपोजिशन। ये तीन प्रक्रियाएं हैं जो किसमें कारक होती हैं, मृदा के निर्माण में। यह है निक्षेपण। अपर्दन का परिणाम होता है निक्षेपण। जब ढाल में कमी आ जाती है, अपर्दित पदार्थ निक्षेपण करने लगते हैं, यानी कि जमाव करने लगते हैं, इधर उधर जाने की जगह बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसी प्रोसेस से, यही तीन प्रोसेस मिलाकर किसका निर्माण होता है, मृदा या सॉइल का निर्माण होता है। कैसे, धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है मृदा, जिसमें जीव जंतु, पौधों को पोषित करने वाली सारी क्षमताएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, इसका निर्माण भी है जो कैसे हो रहा है, मृदा को निर्माण के कारक क्या क्या हैं हमारे पास। निर्माण के कारक हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जलवायु क्या करता है, मूल शैल में अपक्षय क्रिएट करता है, अपक्षय होने से अवसाद क्रिएट होता है, अवसाद के बिखरने से ही तो मिट्टी क्रिएट होती है, और वर्षा होती है जब जलवायु की वजह से, तो मिट्टी में ह्यूमस आता है, आर्द्रता आती है जो उसकी मात्रा को बढ़ाती है, और भारी वर्षा के कारण मिट्टी की जो उपजाऊ तत्व हैं उनको नुकसान होता है हालांकि, लेकिन जो प्रॉपर अगर वर्षा मिलती है तो उसमें आर्द्रता बढ़ती है जो कि उसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, जलवायु के कारण। वर्षा क्या है, जलवायु। टेम्परेचर प्रेशर क्या है, जलवायु। हाँ, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, कौन सा काम करता है, जलवायु। दूसरा है मूल पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल, किससे मिट्टी बन रही है। कोई चट्टान है, उसका अपक्षय होगा तभी मिट्टी बनेगी, तो जिस प्रकार की चट्टान थी वैसे ही मिट्टी बन जाती है। एग्जाम्पल, आग्नेय चट्टान जब टूटती है तो कैसी मिट्टी बनाती है, काली मिट्टी। अब कहीं काली मिट्टी है तो ये तय है कि यहाँ पर आग्नेय चट्टान बनी है, टूटी है, बिखरी है, वही इसका स्रोत है। पेरेंट मटेरियल क्या है,
इग्नियस फॉर्म, मैग्मा, लावा, ये बनाता है क्या? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तीसरी चीज क्या है? उच्चावच या रिलीफ। कहाँ पर मिट्टी बन रही है इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है बहुत, जबकि मैदानी भागों में बहुत मोटी परत की बनती है मिट्टी। ठीक है, तो कहाँ बन रही है वो भी मिट्टी की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। फोर्थ फैक्टर आता है समय, यानी कि टाइम। लंबी कालावधि में बनी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध और उपजाऊ होती है। जो जल्दी जल्दी बन जाती है वो उतनी ज़्यादा एलिमेंट्स, मटेरियल्स अपने अंदर आर्द्रता ले नहीं पाती है, तो वो बहुत ज़्यादा समृद्ध या उपजाऊ नहीं होती है। जितना ज़्यादा समय लेगी ट्रांसफॉर्मेशन में, फॉर्मेशन में, उतना ही ज़्यादा क्या है इसकी उपजाऊ क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो अपक्षय मृदा निर्माण को किस तरह से प्रभावित करता है? तो चट्टानों का अपक्षय पदार्थ बनाता है जिससे मृदा निर्माण के लिए आधार तैयार होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी होते हैं इनमें, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस होता है, एच साइलेंट होता है, ह्यूमस कहते हैं। इस मिश्रण के जो होता है उस जीवन के लिए आवश्यक जो इसमें तत्व हैं वो मिलते हैं, पोषक खनिज मिलते हैं और उपजाऊ बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके कारण हो रही हैं? अपक्षय के कारण हो रही हैं। ठीक है, तो मिट्टी के निर्माण में सक्रिय और असक्रिय दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, नॉट सक्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव फैक्टर्स और पैसिव फैक्टर्स। ठीक है, सक्रिय घटक देखते हैं पहले। एक्टिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? जलवायु है, जैविक क्रियाएं हैं, ये सक्रिय घटक है। ठीक है, जलवायु और जैविक क्रियाएं। क्या होता है? इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती है। इन्हीं घटकों से अपघटन, विघटन होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में कम समय लगता है क्योंकि ये फास्ट एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा प्रभाव से मिट्टी जल्दी बन जाती है। ठीक है, अब देखो, तेज आंच पर खाना बनाना, सब्जी बनाना, तेज आंच पर बनाओगे पक जाएगी जल्दी, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जितना कि धीमी आंच पर उसको धीरे धीरे खुद से परिपक्व होने का समय मिलता है। ठीक है, अगर आप कुकिंग करते हैं थोड़ी बहुत, आप ज़रूर समझ पाएंगे इस चीज़ को। नहीं तो अपने घर में किसी से भी पूछ लीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो जितना धीमी तरीके से ये इसको बनाया जाता है उतना ही ये गुण ज़्यादा लेती है। एग्जैक्टली पर जलवायु और जैविक घटक तेज आंच जैसे हैं जो बहुत जल्दी मृदा का निर्माण कर देते हैं। अब निष्क्रिय घटक की बात करें तो मूल पदार्थ है, धरातल समय जो है घटक अपने कोई परिवर्तन नहीं लाते, अपने आप से कोई परिवर्तन नहीं लाते। ये जो चल रहा है नेचुरली चल रहा है, कोई क्रिया नहीं करते। इससे मिट्टी का निर्माण बहुत धीरे 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 होता है। जैसे आंच कुछ नहीं कर रही है, आंच सिर्फ उसको एक फ्यूल दे रही है। जो सब्जी होती है वो खुद से पक रही है बिकॉज वो मिर्च मसाला जो भी आपने डाला है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अपनी क्रियाएं कर रही है, रिएक्शंस कर रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर बनती है ना, क्योंकि वो गुण अवशोषित करती है जितने भी मसाले हैं उनके। ठीक है, अगर उसी कुकिंग का एक एग्जांपल दे दूं, तेज आंच पर बनाया गया आलू जो होता है वो अंदर से सफ़ेद दिखता है आपको। अगर आप उसको काटेंगे तो अंदर से पका हुआ आलू भी सफ़ेद दिखेगा आपको, क्योंकि उसने अंदर तक मसालों को अवशोषित नहीं किया। तेज आंच की वजह से ऊपर ऊपर से पक गया, सॉफ्ट हो गया और हमें लगता है सब्जी बन गई। यही धीमी आंच पर अगर आलू होगा तो आप देखना उसको कि इंटरनली भी वो येलोइश लगेगा आपको, क्योंकि वो अंदर तक मसालों को अवशोषित कर चुका है। ठीक है, तो असली पका हुआ खाना ये है। हम तो फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ वाले हैं जो फटाक से बनाते हैं और उससे भी तेजी से खाते हैं, क्योंकि अध पका होता है। अगर ये ऐसा येलोइश नहीं है इंटरनली तो मतलब इंटरनली पका नहीं है, मसालों को अवशोषित उसने नहीं किया है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और येलोइश है तो मतलब प्रोसेस पूरा हुआ है, तो बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे उसमें। इसी प्रकार मिट्टी निर्माण है, अधिक समय लेती है, ज़्यादा गुणों को लेती है, बाहर से ज़्यादा फोर्स काम नहीं करते, वो इंटरनली खुद से ही इतनी सारी चीज़ों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स, जिनसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मृदा निर्माण भी होता है, और मृदा निर्माण को भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें समझे हैं, तो रिवाइज अच्छे से करना और नोट कर लेना इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एट टाइम्स, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे थे, तो बहुत अच्छे से देखें इनको। और अगेन जाते जाते एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको कि क्लास एंड होते ही आपको क्या करना है, प्रेप टुडे सर्च करना है और इसमें सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलराइट, चलिए, तो आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।